Good morning friends. Welcome to another video of study tips by युवराज सिंह। आज से हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है और आपके ये फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस आप स्टैंडर्ड 10th में तो देखोगे ही देखोगे, स्टैंडर्ड 12th में भी जब आप जाओगे तो देखोगे इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में आप जहां पढ़ते हो वही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब होगा आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, चार्ज के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड फेनोमेना के बारे में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब समझना है कि ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज आखिर है क्या। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग चार्ज को उसके एक प्रॉपर्टी से ही समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में स्टैंडर्ड 9 से ही जानते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रोटॉन है। ओके, फिर एक और प्रोटॉन लिया हमने, 2 प्रोटॉन हैं हमारे पास। जब इस दोनों को एक दूसरे के पास ले गए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल किया। क्या किया, रिपेल किया, यानी एक दूसरे से दूर भागा। अब क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस दोनों को एक दूसरे के पास ले जाते हैं। ये दोनों भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ओके, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। तीसरा कंडीशन लेते हैं, एक प्रोटॉन लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका प्रोटॉन और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन। इस सब एटॉमिक पार्टिकल के पास, यानी इस प्रोटॉन के पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ ऐसा खूबी है जिस वजह से ये एक दूसरे पर फोर्स लगा पा रहा है। नहीं, चाहे ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, कुछ ना कुछ इस सब के पास है ऐसा चीज़ जिस वजह से ये फोर्स लग पा रहा है। इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इंटरेक्शन से फोर्स जो काम करे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो खूबी है, चाहे आप प्रोटॉन की बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिस वजह से ये फोर्स लग रहा है, उस खूबी को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, उस खूबी को इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिस वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बोल सकते हो राइज होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता किसके वजह से है, एक प्रॉपर्टी के वजह से, जिस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एक पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टी होगा इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का, जिस प्रॉपर्टी के वजह से ये अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करेगा, जिस स्पेस में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या होगा, अनुभव होगा। आ रहा है बात समझ में। यहाँ पर डिफिनेशन आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसके वजह से वो लोग एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इस डेफिनेशन का मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, आप लोग जब 8 स्टैंडर्ड में होंगे तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर पढ़े होंगे 2 फोर्सेस के बारे में, एक कंटैक्ट फोर्स और एक नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स का मतलब वो होता है जो फोर्सेस
तब लग पाए जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होगा। जैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ मस्कुलर फोर्स का, तो ये तब लग सकता है जब आपका दो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। बट जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते तो जो फोर्स लगता है वो लगता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने अभी बताया, ये तब लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट आपका कांटेक्ट में नहीं होगा, तब भी लग सकता है। फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स है, आप दो मैग्नेट को ले जाते हो, क्या आप दोनों को जब दूर रखते हो तब फोर्स नहीं लगता है? लगता है ना। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, एप्पल जो आपको गिरा था या फिर कोई भी फल जब टूटकर गिरता है पेड़ से, तो फल और मतलब आपका जो धरती है वो कांटेक्ट में तो नहीं होता, उसके बीच में डिस्टेंस होता है, बट फिर भी वो अर्थ के पास गिरता है, यानी बिना कांटेक्ट के है दोनों, बट फिर भी वो फोर्स क्या है, एक्सर्ट हो पा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं उसको आप एक और चीज़ बोल सकते हो, फील्ड फोर्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फील्ड फोर्स कहने का मतलब क्या होता है? फील्ड फोर्स कहने का मतलब ये होता है कि किसी न किसी एक रीज़न तक ही ये फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, या फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये सारे फोर्सेस एक सीमित एरिया तक, एक सीमित रीजन तक ही लगेगा, उस रीजन को उसका फील्ड बोलते हैं। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, ये आपका अर्थ है, इनफाइनाइट लेंथ तक तो या फिर इनफाइनाइट दूरी तक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। जैसे जैसे आप दूरी ऊपर जाओगे, एक वक्त आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अर्थ का, नहीं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की भी अगर हम बात करें, जैसे ये आपका कोई मैग्नेट है और मान लेते हैं ये कोई आपका मैग्नेट है और यहाँ पर कोई आपका आयरन का मान लो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखते हो तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी रख रहे हो तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर ले गए तब ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। यानी इसका जो रीज़न है इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करने का, वो यहीं तक का है मैक्सिमम, यहाँ से आगे वो रीज़न नहीं जा सकता। यानी ये जो इसका अराउंड रीज़न होगा यही इसका क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, जो आपका एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो प्रोटॉन के बीच में लगता है, वो फोर्स भी किसी न किसी एक रीजन तक सीमित है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका एक प्रोटॉन है, तो ये जो अपना फोर्स लगा पाएगा वो किसी फिक्स एरिया तक ही लगा पाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ तक लगा पा रहा है, अब इसके आगे ये अपना फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो जो रीज़न तक ये अपना फोर्स लगा पा रहा है उस रीज़न को आप लोग कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डिफाइन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बट फिर भी आप लोग चाहो तो खुद से भी इसका डिफाइन बना सकते हो। द रीज़न अप टू विच इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के रेफरेंस में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ तक याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अब चार्जेस आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है आपको पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बातों बातों में ही बताया था कि प्रोटॉन जो है और दूसरा प्रोटॉन, ये दोनों रिपेल कर रहा था। क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव। अब प्रोटॉन रिपेल कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था, इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आप जरूर निकाल सकते हो कि जब जब आपका लाइक चार्जेस आता है तब तब आपको कैसा फिनोमेना देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। और वहीं जब आपका तीसरा बोल सकते हो कि कंडीशन था, वहाँ पे दो अनलाइक चार्जेस था, एक प्लस और एक माइनस, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। कहने का मतलब कि जब अनलाइक चार्जेस आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और जब लाइक चार्जेस आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक चार्ज की। बेसिक चार्ज क्या होता है? बेसिक चार्ज का सीधा सीधा मतलब ये होता है स्मॉलेस्ट
पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है आप उसको क्या कहोगे, बेसिक चार्ज कहोगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना पॉसिबल है, तो वो आप याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू। और एक बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यही चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन पे भी होता है और यही चार्ज आपको किस पे होता है, प्रोटॉन पे भी होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात करो या फिर एक प्रोटॉन की बात करो तो उस पर चार्जेस क्या होंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज आपको निगेटिव होगा और प्रोटॉन पे ये चार्ज आपको पॉजिटिव नेचर का दिखलाई देगा। ठीक है, बेसिक चार्ज मतलब आप लोग याद रखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है इलेक्ट्रिक चार्ज का उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक चार्ज। आप लोग उसको सिंपली ई से डिनोट कर सकते हैं। जब भी ई लिखा होगा ई का मतलब होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बिना सिंबल के साथ। ई अगर सीधे लिखते हो तो ई का मतलब बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ओके, अब अगर इलेक्ट्रॉन पे लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो माइनस ई, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे लिखना है तो आप लिख सकते हो प्लस ई। बहुत सिंपल है ये, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब एक और बात समझते हैं, चार्ज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इसको क्यों कहते हैं उसको समझिए। चार्ज किसी भी मैटर को किया जा सकता है, कोई भी मैटर है आपका उसको चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि चार्ज किसका प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस सब का प्रॉपर्टी है आपको चार्ज नहीं। तो जितना भी सब्सटेंसेस बना है, जो भी आपका मैटर बना है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उस सारे मैटर को आप चार्ज जरूर कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप कॉम्ब का एग्जाम्पल लो, ठीक है, कॉम्ब का आप एग्जांपल लो। मैं मान लेता हूँ ये आपका कॉम्ब है और आप क्या करो, इसको अपने ड्राई हेयर पे रगड़ो, ठीक है। आप इस कॉम्ब को क्या करो, अपने ड्राई हेयर पे रगड़ो। उसके बाद क्या होता है, जब आप रब करते हो इसको अपने ड्राई हेयर पे, तो इस पर एक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मान लो पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या हुआ, आ गया। अब क्या करो, इसको आप स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास ले जाओ, पेपर के टुकड़ों के पास ले जाओ। तो जब आप इसको पेपर के टुकड़ों के पास ले जाओगे तो क्या होगा कि पेपर का टुकड़ा इसमें अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये किस तरीके का चार्ज हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज हुआ होगा। देखो, एक चार्जिंग बाय इंडक्शन एक मेथड होता है, यानी आप इंडक्शन मेथड से किसी को चार्ज कर सकते हो। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स को बिना कांटेक्ट में लाए हुए अगर तुम चार्ज करते हो तो उसको बोलोगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलोगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे मैं मान लेता हूँ, सिंपल सा इसका एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे देखिए, आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आपका चार्ज्ड है। ओके, इसको आपने किसी तरह से चार्ज किया है, मान लो रब करके चार्ज किया हो। ये कॉम्ब है मान लो मेरा, और ये हमारा पेपर का पीस है, ये आपका अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड कहने का मतलब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इसमें चार्ज ही नहीं होगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। जिस वजह से इसका नेट चार्ज जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, आपको 0 आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर्स क्या है, इक्वल है। ओके, इसको मैंने पेपर को मैंने किस तरीके का चार्ज माना था, पॉजिटिव। यानी इसमें पॉजिटिव वाला आपको ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाला आपको क्या होगा, कम होगा। तो आप देख लो, इसमें पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, इसमें दोनों का नंबर क्या है, इक्वल है। अब देखो, जब आप इस दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है।
तो ये क्या करेगा, इसके सारे निगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि इसका निगेटिव वाला जो होगा, निगेटिव चार्जेस जो होगा वो एक सरफेस पे चला आएगा, वो नज़दीक वाले सरफेस पे क्या होगा, चला आएगा और पॉजिटिव वाला सरफेस दूर चला जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था और निगेटिव को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट। आपका मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए ने क्या किया कि जितने भी निगेटिव चार्जेस थे उसको अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्जेस को क्या किया, रिपेल किया, जिस वजह से बी का निगेटिव चार्जेस ए के करीब आ गया और बी का पॉजिटिव चार्जेस ए के दूर चला गया है। ए तो उसी तरह का है आपका, तो ए जैसा था वैसा रहने दिया। अब देखो इसका ये सरफेस किस तरीके का चार्ज हो गया, नेगेटिव, और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, क्या दोनों अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो अब ये दोनों क्या कर सकता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप एक मेथड बता सकते हो चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिस मेथड से आप किसी को चार्ज कर सकते हो, और इसको मान लो आप अर्थिंग कर देना, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा इसका वो क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड आप लोग याद रख सकते हो। और एक बात मैंने अभी बताया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसका मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। अगर ये हमारा मार्कर है तो आप इसको भी चार्ज कर सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको किससे बना हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ। जितने भी सब्सटेंसेस हैं, आपने देखा था इसको कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए हैं, सबको चार्ज किया जा सकता है। अगर वो मैटर है तो मैटर को आप चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, वो ये हमारा बोर्ड है, किसी को भी आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक की बातों को आप लोग याद रखेंगे। चार्ज क्या है, आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम लोग चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चार्ज का आपको याद क्या क्या रखना है, तो उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप चार्ज का एसआई यूनिट जान चुके हो कि इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है कूलम, जिसको आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आ रहा बात समझ में। उसके बाद आप इसका ये याद रख सकते हो कि ये क्वांटिटी कैसा है, तो ये आपका है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज आपका किस तरीके का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इट इज़ एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड। वैसे अगर आप लोग स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस देखोगे तो इसको स्टैंडर्ड 12th में आप अच्छे से देखते हो। फिलहाल आप ये याद रखो कि स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसमें आपको केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब होता अमाउंट। ठीक है, और एक क्वांटिटी होता है आपका वेक्टर, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी क्वांटिटी हैं उसमें अगर डायरेक्शन है वो वेक्टर नहीं हो सकता। मतलब जितना भी क्वांटिटी है आपका, अगर उसमें डायरेक्शन है उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे, वो और भी क्वांटिटी हो सकता है। वेक्टर के लिए और भी नियम आता है, जैसे उसको वेक्टर लॉ फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ क्या है, तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल ये जानो कि आपका जो चार्ज है वो किस तरीके का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, लाइक चार्जेस जब भी आएंगे वो आपको रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम लोग चार्जेस का जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ पे भी देखेंगे। बेसिक चार्ज मैंने आपको बताया, तो इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, चार्ज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको मतलब डिफरेंट स्टेट में मान सकते हैं, अलग अलग अवस्था में मान सकते हैं। जैसे देखिए, चलिए, चार्ज को आप दो कंडीशन में मान सकते हैं। एक मान सकते हो आप रेस्ट में और दूसरा मान सकते हो आप मोशन में। ठीक है, जब आप रेस्ट में लेते हो चार्ज को तो इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, या इसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट में। आ रहा बात समझ में। और जब आपका मोशन में होगा चार्ज तो आप इसको बोल सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। करंट जब भी वर्ड लग जाएगा, करंट मतलब सीधा सीधी होता है मूविंग, या आप इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोल सकते हो। डायनामिक मतलब भी वही होता है। आ रहा बात समझ में। चलिए, अब देखते हैं आपको जो पढ़ना है इस क्लास 12th में, वो आपको ये पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली आपको ये पढ़ना है। ठीक है, स्टैंडर्ड 10th में। आप स्टैंडर्ड 12th में जाओगे तो आप इसको भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पर ये जानो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी आपका मान लो कि इसकी अगर हम बात करते हैं, चार्ज अगर आपका रेस्ट में होता है तो चार्ज केवल अपने चारों तरफ एक ही फील्ड क्रिएट कर सकता है, एक ही तरीके का फोर्स लगा सकता है, और वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और वो अपने चारों तरफ क्या लगा सकता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। उसके अलावा और वो कुछ एक्सर्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कॉम्ब का, कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज हो जाता था और जब आप इसको
ले जाते थे पीस ऑफ पेपर के साथ, तो ये उसको क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, उसको भी चार्ज कर देता था, पीस ऑफ पेपर को भी, और दोनों आपस में क्या हो जाता था, आपका चिपक जाता था। ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब होता है कि चार्जेस को रेस्ट में रखना है, और चार्जेस को रेस्ट में कौन रख सकता है, तो इंसुलेटर्स नहीं। अगर कंडक्टर लोगे तो वो क्या करेगा, चार्ज को मूव करने के लिए अलाउ करेगा, और यहाँ पर तो चार्ज को मूव कराना ही नहीं है, चार्ज को क्या करना है, रेस्ट में रखना है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग जब भी पढ़ोगे तो बेसिकली आप इसको कहाँ पे पढ़ोगे, इंसुलेटर्स में स्टडी करोगे। ठीक है। अब बात करते हैं, चार्जेस की बात होगी जब मोशन में। मोशन कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपका यूनिफॉर्म, और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मोशन में जो होगा आप उसी को क्या बोलते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज मोशन में होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब मूव करेंगे तो ही क्या होगा, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। और ये बेसिकली आपको ये किस में देखने को मिलेगा, ये आपको मेटल्स में देखने को मिल सकता है, कंडक्टर्स में बेसिकली मेटल्स हो सकता है आपका, नहीं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी होता है, पानी में आप एसिड डाल दो, बेस डाल दो, या आप नमक डाल दो, वहाँ पे भी होता है। और फिर गैसेस भी तो हो सकते हैं, आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस होते थे, वो गैसेस भी क्या करते थे, चार्जेस को फ्लो करने के लिए अलाउ करते थे। ठीक है, तो वो सब भी ले सकते हो आप। अब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्यों बता रहा हूँ, उसको समझो। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो चार्जेस क्या क्या क्रिएट कर सकता है, तो चार्जेस अपने चारों तरफ, आप इसको याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो एक और चीज़ क्रिएट कर सकता है, और वो कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। आप अगला चैप्टर जो पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो यहीं से आएगा। नहीं, यूनिफॉर्म मतलब जब चार्जेस मोशन में होंगे तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट कर ही सकता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, आप ये देखोगे। ठीक है। और जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यानी कि चार्जेस का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट ना होकर के क्या होता रहेगा, चेंज करता रहेगा। ठीक है, वहाँ पे मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और चार्जेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेंगे ही, क्योंकि वो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, नहीं, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ही होगा, इस कंडीशन में भी, नॉन यूनिफॉर्म वाले में भी। नॉन यूनिफॉर्म में जो एक्स्ट्रा आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप इसको स्टैंडर्ड 12th में पढ़ोगे, इसका आप जरा भी यहाँ पर स्टैंडर्ड 10th में नहीं देखने वाले हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स्ट्रा आता है, और वो तब प्रोड्यूस होता है जब आपका चार्जेस मोशन करे, और कैसा मोशन कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हो कि चार्जेस जब रेस्ट में होगा तो उसके पास केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चार्जेस जब मोशन में होगा तो दो चीज़ तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चाहे वो मोशन यूनिफॉर्म हो या वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, ये दोनों चीज़ें तो रहेंगे ही रहेंगे। बट अगर मैं ये पूछूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होंगे, तो वो तब प्रोड्यूस होंगे जब आपका चार्ज का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब अपकमिंग लेक्चर्स में जो हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज का और कूलम्ब्स लॉ का। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ओके, गुड बाय।